Dear students, today's lecture is Quantum Theory of Radiations, which is popularly called as Planck's Quantum Theory. पॉपुलरली तो इसे प्लैंक क्वांटम थ्योरी के नाम से ही लिखा होता है, लेकिन आप इसका ये नाम भी याद कीजिए, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस। इसे सबसे पहले मैक्स प्लैंक ने 1901 में दिया गया था, जिसे आइंस्टाइन ने 1905 में फर्दर एक्सटेंड किया था, मतलब सब्सटेंशिएट किया था। सब्सटेंशिएट मतलब सपोर्ट किया था, आप कह सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले 1901 में मैक्स प्लैंक ने इसे दिया था, इस थ्योरी को प्लैंक क्वांटम थ्योरी जिसे कहते हैं, या क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन कहते हैं। और 1905 में आइंस्टाइन ने इसको सब्सटेंशिएट किया था, यानी सपोर्ट करा था। तो सबसे पहले बच्चे हमने इनके पॉस्टुलेट्स पढ़ने हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी के। तो पॉस्टुलेट्स इसके जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से थोड़ा सा, जो फर्स्ट पॉस्टुलेट है वो डिफ़र कर जाएगा, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की लिमिटेशंस को भी समझ पाएंगे। पहला इसका जो पॉस्टुलेट है प्लैंक क्वांटम थ्योरी का, उसने कहा था अ हॉट बॉडी, कोई भी जो गर्म वस्तु है, अमिट रेडिएंट एनर्जी नॉट कॉन्टिन्यूसली बट डिसकॉन्टिन्यूसली। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में कहा गया था रेडिएंट एनर्जी प्रोड्यूस होती है कॉन्टिन्यूसली। प्लैंक क्वांटम थ्योरी में कहा गया कि कोई भी हॉट बॉडी जो है रेडिएंट एनर्जी को कॉन्टिन्यूसली नहीं प्रोड्यूस करती, बल्कि डिसकॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस करती है, और छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी में प्रोड्यूस करती है। छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल होते हैं एनर्जी के, जिनको क्वांटम कहा जाता है। अगर एक पैकेट है एनर्जी का तो उसे क्वांटम कहेंगे, और अगर ज़्यादा पैकेट्स हैं एनर्जी के जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसे क्वांटा कहेंगे। ठीक है। और अगर ये रेडिएंट एनर्जी लाइट के किसी सोर्स से आ रही है तो आप इसे फोटोन कह सकते हैं। तो मैं रिपीट करता हूँ फर्स्ट पॉस्टुलेट में कहा गया कि जो हॉट बॉडी है वो एनर्जी को, रेडिएंट एनर्जी को कॉन्टिन्यूसली नहीं एमिट करेगी, बल्कि डिसकॉन्टिन्यूसली एमिट करेगी छोटे छोटे पैकेट्स में, छोटे छोटे बंडल्स में, और इन पैकेट्स को क्वांटास कहा जाता है। अगर एक पैकेट हो तो इसे क्वांटम कहा जाता है, या इसे फोटोन भी कहा जाता है। लेकिन फोटोन सिर्फ तभी कहते हैं अगर रेडिएंट एनर्जी जो है वो कहाँ से आ रही है, लाइट से आ रही है। ये इसका फर्स्ट पॉस्टुलेट है। दूसरे पॉस्टुलेट में प्लैंक ने कहा कि ये जो रेडिएंट एनर्जी एमिट हो रही है हॉट ऑब्जेक्ट से इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये न्यू का साइन बना हुआ है, तो ये E यानी कि रेडिएंट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, कांस्टेंट H, स्मॉल h। तो इसको क्या कहते हैं फिर, प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इस प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। ये CGS में है, यूनिट्स में है। और यहाँ h इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ये SI सिस्टम में है। तो आपको इस प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू न्यूमेरिकल्स में हो सकता दी हो सकता ना भी दी हो। तो मैं नहीं सजेस्ट करता कि आप 6.626 को लर्न करें। आप अगर चाहें तो सिर्फ 6.6 भी लर्न कर सकते हैं। तो आप इसको डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक ही चले जाइए, तो न्यूमेरिकल निकालना थोड़ा ईजियर हो जाएगा ना, क्योंकि CBSE के बच्चों को कैलकुलेटर्स तो अलाउड नहीं होते। तो आप बेटर है कि आप प्लैंक कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू याद कर लीजिए, 6.6 इंटू 10⁻⁻27 या 10⁻⁻34। ये डिपेंड करता है अब न्यूमेरिकल आपने CGS यूनिट में निकाल रहे हैं या SI यूनिट में निकाल रहे हैं। ठीक है। ये इसका दूसरा पॉस्टुलेट है। तीसरे पॉस्टुलेट में कहा गया कि जो एनर्जी एमिट होती है हॉट बॉडी से या लाइट से, या एब्जॉर्ब होती है किसी बॉडी द्वारा, तो वो होल नंबर में होती है, या होल नंबर के मल्टीपल में होती है। तो आपने यहाँ पे लिखा था E इज इक्वल टू H न्यू, लिखा था
ई इज इक्वल टू एच न्यू। तो आप इसमें क्या कीजिए, इसको इंटीजर यानी कि n के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपने पहले अगर ई इज इक्वल टू एच न्यू लिखा था, नाउ यू शुड राइट ई इज इक्वल टू एन एच न्यू। यहाँ पे n कोई सूटेबल इंटीजर है, लेकिन ये होल नंबर होना चाहिए, इसकी वैल्यू 1 2 3 हो जाती है। इससे ये पता चलता है कि जो एनर्जी है वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड है। तो बच्चे ये 3 पॉस्टुलेट्स थे प्लैंक क्वांटम थ्योरी के, ठीक है, ओके। तो अब हम इसको आगे, आइंस्टाइन ने क्या कहा था तो लेट्स सी कि आइंस्टाइन ने क्या कहा था। तो बच्चे आइंस्टाइन ने 1905 में इस थ्योरी को फर्दर एक्सपांड करा, ठीक है। तो उसने कहा कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंगली ई इज इक्वल टू एच न्यू है, ये मैक्स प्लैंक के अकॉर्डिंगली ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, राइट। तो आइंस्टाइन की इक्वेशन आप सबको अच्छे से पता है, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये आइंस्टाइन ने दी, ये 2 हो गई। तो आप इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दो। तो हमारे पास ई और ई की बजाय आप लिख दीजिए एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। जो न्यू है ये फ्रिक्वेंसी है, ये वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ के इक्वल होती है, ठीक है। तो आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ, मैक्स प्लैंक ने कहा ई इज इक्वल टू एच न्यू, आइंस्टाइन ने कहा ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आप इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दीजिए, एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर हो गया, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। न्यू फ्रिक्वेंसी होती है, ये वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ के इक्वल है, इसे इक्वेशन 3 के न्यू में पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन 3 जो है वो क्या हो जाएगी, एच सी अपॉन लैम्डा, यानी कि न्यू की जगह आपने सी अपॉन लैम्डा पुट कर दिया, एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, लैम्डा इधर चला जाएगा, एम सी स्क्वायर एच सी के नीचे आ जाएगा, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन एम सी स्क्वायर हो गया। ये सी और ये सी स्क्वायर को उसने सी ने काट दिया, तो लैम्डा किसके इक्वल हो गया, एच अपॉन एम सी, ठीक है। तो ये आगे चल के आपको मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये इक्वेशन काम आएगी। लैम्डा जो है एच अपॉन एम सी के इक्वल होता है। हम फर्दर चलते हैं कि आइंस्टाइन ने फिर और क्या कहा। आइंस्टाइन ने कहा ई इज इक्वल टू एच न्यू है और न्यू की वैल्यू सी अपॉन लैम्डा है, तो ये ई जो है एच सी अपॉन लैम्डा के इक्वल हो गया, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। दोबारा से कह दिया, मतलब ई इज इक्वल टू एच न्यू है, तो न्यू किसके इक्वल है बताइए। ये न्यू आप देखिए किसके इक्वल है, सी अपॉन लैम्डा के। इस सी अपॉन लैम्डा को इसमें पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, ये इक्वेशन 4 हो गई, ठीक है। ये न्यूमेरिकल में यूज हो जाएगी, ये न्यूमेरिकल में यूज हो जाएगी फर्दर। तो इक्वेशन 4 में हमारे पास आ गया E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, ये न्यूमेरिकल में यूज हो जाएगा। फर्दर हम और करके लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू क्या होता है, फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी किसके इक्वल होती है, 1 अपॉन टाइम के भी इक्वल होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्योंकि फ्रिक्वेंसी के यूनिट जो हैं वो क्या होते हैं, पर सेकंड, और 1 अपॉन टी के यूनिट यानी कि 1 अपॉन टाइम, टी क्या है, टाइम, 1 अपॉन टाइम। यहाँ पे अगर सेकंड लिख देते हो तो ऊपर जाके वो भी पर सेकंड हो जाएगा ना। चलो एनीवे, मैं इतना बताऊँ कि न्यू जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन टाइम के। तो हम लिख देंगे ई इज इक्वल टू एच इंटू 1 अपॉन टाइम, या ई इज इक्वल टू एच अपॉन टी। ये इक्वेशन भी आपके न्यूमेरिकल में काम आ सकती है। फर्दर हमने एक जगह पे पढ़ा था कि जो वेव नंबर होता है वो किसके साथ लिखते हैं, न्यू बार के। बताया था ना, वेव नंबर किसके इक्वल होता है, न्यू बार के, और ये इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा के इक्वल होता है। अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें तो इक्वेशन नंबर 4 में सी अपॉन लैम्डा है, यानी 1 अपॉन लैम्डा है। 1 अपॉन लैम्डा किसके इक्वल होता है, न्यू बार के। तो फिर इक्वेशन क्या बन गई, ई इज इक्वल टू एच
ठीक है, सी, और 1/λ की जगह पे क्या आ जाएगा, न्यू बार। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E=hc न्यू बार। ये इक्वेशन नंबर 6 है। ये आपको मैंने जो डेरिवेशंस में इतनी इक्वेशंस बताई हैं, जिन बच्चों ने एमसीक्यूज करना है, जेई मेंस की तैयारी करनी है, तो उनको ये इक्वेशंस पता रहनी चाहिए। वैसे तो हम प्लैंक क्वांटम थ्योरी के पास्टुलेट करके इसको ख़त्म कर सकते थे, लेकिन मैंने इसको फर्दर एलाबरेट करा है, क्योंकि ये वाले जो फॉर्मूलीज हैं न्यूमेरिकल में यूज़ होते हैं। मैं इसकी पिक खींच के आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, वी कॉल इट अ डे।